नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, यदि कोई भी भाई बहन यूपी टेट, इसके अलावा सुपर टेट, रीट एग्जाम या फिर किसी टेट हो गया या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिस्सा ले रहा हो तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है आपको, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। साथ में जैसा कि देखिए, पैट एग्जाम में यहाँ पर सामान्य जागरूकता से संबंधित और साथ में जियोग्राफी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सभी यहाँ पर प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है, क्योंकि ये मिनी मॉडल पेपर की तरह मैंने यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है और साथ में लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है और आपने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में हम सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपका जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है यहाँ पर कि जो गारो, खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेघालय में है, ऑप्शन यहाँ पर बी कह रहा है मणिपुर में है, सी कह रहा है त्रिपुरा या फिर असम में। तो बिल्कुल दोस्तों, कमेंट जरूर करते चलिएगा। चलिए बताइएगा कि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर, पहले तो हम रुक करेंगे सबसे पहले अपने आंसर की ओर। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। तो ऑप्शन ए के साथ में यहाँ पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। जो गारो, खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है, मेघालय में है। इसके बाद दोस्तों देखिए, मेघालय से और यहाँ पर देखिए मणिपुर से भी, त्रिपुरा हो गया, आपका असम हो गया, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिंदु इन से बनते हैं वो सभी यहां पर हम देखते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए, मेघालय की बात करते हैं तो देखिए, मेघालय में आपने मानेसराम नाम सुना होगा, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि मानेसराम में क्या है ऐसा, मानेसराम में क्या है बेटा ऐसा, मानेसराम में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा यदि आपसे पूछता है तो कहां पर होती है, मानेसराम मेघालय में। ठीक है, इसके अलावा देखिए मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर से जो देखिए बार बार ये प्रश्न मणिपुर से बनता है, कहता है कि भाई तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है। तो बेटा, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जिसको हम क्या बोलते हैं, कीवुल लामजाओ। याद रखना है आपको, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीवुल लामजाओ। ठीक है, तो कीवुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है, मणिपुर में है। और आपसे पूछ लेगा कि किस झील में है, तो जो मणिपुर की लोकटक झील है, ठीक है, ये मणिपुर की और पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठी झील है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको आपको याद रखना है, क्या है, लोकटक झील। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। मणिपुर से मैंने क्या बताया आपको, कीवुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो किसमें है, लोकटक झील में है। ये सभी पॉइंट आप क्या है अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए त्रिपुरा की बात करते हैं भैया। तो त्रिपुरा से यहां पर जो प्रश्न बनता है, कहता है भैया जो बांग्लादेश है उससे घिरा हुआ राज्य देखिए कौन सा है, तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है आपका त्रिपुरा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, त्रिपुरा। ठीक है, असम की बात करते हैं बेटा, तो असम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए, आपसे पूछ लेता है कि कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है, तो वो कहां पर है, असम में है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप कहां पर है भैया, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, और कहां पर है, तो असम में है, जो सुबनश्री और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये द्वीप का निर्माण किया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है और बेटा ध्यान से इस मेरी बातों को सुनते चलिएगा, क्योंकि जितने से ज्यादा आप सुनेंगे वो क्या है, आपके डायरेक्ट दिमाग में ये सभी चीजें चढ़ जाएंगी। चलिए, तो इतने पॉइंट याद हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने रहा अगला प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि देखिए, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। तो देखिए यहां पर प्रश्न कह रहा है कि वो गुप्त वंश है क्या, या मोर वंश है,
या फिर कुषाण वंश है या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि यह कौन सा वंश था जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। तो देखिए सबसे पहले हम अपना आंसर जान लेते हैं बेटा। सबसे पहले जो हमारा आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा, कुषाण वंश। ऑप्शन सी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। बेटा जो कुषाण वंश था इसकी स्थापना यदि आपसे पूछता है, देखिए आपके एग्जाम में यदि प्रश्न बनता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है आपको नाम, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस द्वारा, किसके द्वारा, कुजुल कड़फिसेस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई। और यदि आपसे पूछता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो बेटा याद रखना है, ये सबसे इंपोर्टेंट है कि कनिष्क क्या है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसके द्वारा शक संवत, देखिए जो भारत सरकार है उसके द्वारा शक संवत, आपने नाम सुना होगा, शक संवत का उपयोग कौन करता है, भारत सरकार के द्वारा यहां पर भारत में किया जाता है। शक संवत याद रखना है किसके द्वारा चलाया गया था, कनिष्क के द्वारा चला गया था, जो कुषाण वंश का क्या था, सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन है कुषाण वंश के, तो वो कौन है, कुजुल कड़फिसेस हैं। ठीक है। तो इतने पॉइंट यहां से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहां पर गुप्त वंश भी इंपॉर्टेंट है, मौर्य वंश भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखिए यहां पर सभी फैक्ट समझते हुए चलेंगे, सिर्फ हमारा उद्देश्य विकल्प करवाना नहीं है, आपको यहां पर फैक्ट बताना है। जितने भी इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट बन सकते हैं वो सभी आपको यहां पर कंफर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पर गुप्त वंश की बात की गई है, तो यदि आपसे पूछता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बेटा देखिए श्रीगुप्त के द्वारा की गई। किसके द्वारा, श्रीगुप्त के द्वारा की गई। और मौर्य वंश की बात करते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। ठीक है। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलना है आपको। ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रही हैं सभी बातें, तो बिल्कुल देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल देरी नहीं करना है आपको। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। ठीक है। चलिए यहां पर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए गलत युग्म को चुनना है आपको। यहां पर देखिए एक तरफ दिया गया है कि सबसे लंबी नदी, ठीक है, और देश, तो आपको बताना है कि कौन से देश की सबसे लंबी नदी है। तो यहां पर गलत युग्म है, उसको छांटना है कि किस देश में वो नदी नहीं है। ठीक है, सबसे लंबी नदी उसकी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मेघना, तो देखिए कह रहा है कि बांग्लादेश की जो नदी है वो कौन सी है, मेघना सबसे लंबी नदी है। तो ये क्या है बेटा, सही है। ठीक है। कह रहा है कि महाबेली गंगा जो किसकी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कह रहा है कि देखिए हेलमंद कहाँ की, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और एक प्रश्न, एक तो ये हो गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट कर दीजिएगा। और जो दूसरा आंसर है यहां पर, दूसरा यहां पर प्रश्न है वो है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ये दोनों प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। यहां पर हम जान लेते हैं आंसर। तो कह रहा है देखिए गलत युग्म को चुनना है। तो देखिए पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है बेटा, सिंधु नदी है। रावी नदी है वो क्या है, यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। जो रावी नदी है वो किसकी, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये यहां पर इंपोर्टेंट है, सभी को बिल्कुल कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दो यहां पर मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए एक और यहां से मिलान वाला यहां पर प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। तो यहां पर देखिए कुछ यहां पर शिखर के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से पर्वत का सबसे ऊंचा यहां पर शिखर है। ठीक है। तो यहां पर आपको यहां पर सही मिलान करना है। तो यहां पर एक कोड तैयार होगा और जो कोड हमारा सही होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मिलाते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहां पर कह रहा है कि जो अन्नामुदी जो शिखर है वो किसका है, यहां पर याद रखना है किसका है, अन्नामलाई। तो यहां पर क्या है, अन्नामलाई। तो सबसे पहले हमारा जो कोड आएगा यहां पर 4। ठीक है। अन्नामलाई का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो क्या है, अन्नामुदी। कह रहा है टोडा बेटा, तो टोडा बेटा किसका, कौन से पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, नीलगिरी पर्वत का। तो यहां पर कोड जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
एक। इसके बाद धूपगढ़ है वो आपका सतपुड़ा का। गुरु शिखर की बात करते हैं तो अरावली का। ठीक है, तो यहां पर जो कोर तैयार होगा 4, 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 और इसके बाद हो जाएगा 3। ठीक है, तो 41, 23 जिस भी यहां पर ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा 41, 23। तो यहां पर ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। बिल्कुल दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है अली बंधु और सी कह रहा है अंसारी बंधु। ऑप्शन डी कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो देखिए खुदाई खिदमतगार की बात आती है तो खुदाई खिदमतगार किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके देखिए जब इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन को बनाया गया था तो यहां पर लाल कुर्ता आंदोलन का भी जिक्र हम कर लेते हैं। जो लाल कुर्ता आंदोलन है, लाल कुर्ता आंदोलन किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इसी के तहत इनकी क्या है 3 वर्ष के लिए क्या है 3 वर्ष के लिए गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, तो यहां पर इनको जेल भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि असम में बोली जाती है, बी पश्चिम बंगाल, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर में। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। जो डोगरी भाषा है वो किसके द्वारा किस राज्य में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि देखिए यहां पर देखिए ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। देखिए आपके एग्जाम में 5 प्रश्न यहां पर देखिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं देखिए मिला जुला यहां पर पूरा एक प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है। देखिए दोस्तों, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न हो गए, इतिहास के प्रश्न हो गए, यहां पर कुछ प्रश्न देखिए यहां पर आपके जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न हो गए। तो सभी प्रश्नों को आपको यहां पर समझ लेना है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल यू दबाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को इटैलिक कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है दस्तावेज की सभी पाठ्य सामग्री को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। और डी कह रहा है कि दस्तावेज की सभी सामग्री को हटा दिया जाएगा। तो कह रहा है देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल यू प्रेस करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है यहां पर जो शॉर्टकट की है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब भी कंट्रोल के साथ में यू दबाते हैं तो क्या होगा कि जो भी पाठ्य सामग्री है वो उसको क्या है अंडरलाइन कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि जो कंट्रोल यू है शॉर्ट की है, इसको दबाने पर क्या होता है सभी जितनी भी यहां पर पाठ्य सामग्री है वो क्या हो जाती है अंडरलाइन हो जाती है। अब देखिए यहां पर कुछ मैं आपको यहां पर और की बता देता हूं जो इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न ठीक है पूछी जा सकती हैं। तो देखिए कंट्रोल ए दबाने पर क्या होता है बेटा ऑल सेलेक्ट, क्या होता है सभी जो पाठ्य सामग्री है उसको क्या कर लिया जाता है सभी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। कंट्रोल बी की बात करते हैं तो देखिए बोल्ड लेटर, ये सभी सुनते चलिएगा, मेरे पास यहां पर स्पेस कम है थोड़ी लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि हम सी दबाते हैं कंट्रोल के साथ में तो क्या होता है जो भी पाठ्य सामग्री है वो क्या है कॉपी कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा कॉपी। और कंट्रोल के साथ में यदि हम क्या करते हैं वाई दबाते हैं, ठीक है क्या करते हैं वाई दबाते हैं तो क्या हो जाएगा रीडो, क्या हो जाएगा रीडो। और आपने देखा होगा कि कंट्रोल के साथ में जेड दबाने पर क्या होता है अंडू होता है। ठीक है, तो इन सभी को आप सुनते चलिएगा, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं आपके यहां पर ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है। ठीक है, जिसको हैंड गियर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है यहां पर झारखंड की या फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर केरल। तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। जो बायोपा है वो किसकी बायोपा है जो न्यासी जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है उसकी क्या है एक पारंपरिक पगड़ी है। तो देखिए
यहां पर ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो न्यासी जनजाति है उसके द्वारा ये पगड़ी को सिर पर धारण किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जयपुर, उदयपुर, बरेली, गाजीपुर। तो आपको बताना है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए जयपुर को कहा जाता है भैया, बताइए किसको कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा कि जो उदयपुर है उसको क्या है, झीलों की नगरी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, जयपुर की बात करते हैं। देखिए तो जयपुर को आप पिंक सिटी के रूप में भी जानते हैं, समझते हैं ना। देखिए पिंक सिटी के रूप में हम किसको, जयपुर को जानते हैं। इसके अलावा देखिए भारत का पेरिस भी किसको, जयपुर को कहा जाता है। बरेली देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आपके यहाँ एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट है जो वो किसका, यूपी का एग्जाम है। तो यहाँ पर देखिए बरेली को हम क्या है, सुरमा नगरी के रूप में हम किसको जानते हैं, बरेली को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाजीपुर की बात की गई है। तो बेटा काशी की बहन जो बोला जाता है, किसको बोला जाता है, काशी की बहन किसको बोलते हैं, गाजीपुर को बोलते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि खुशबुओं का शहर किसको बोला जाता है, तो वो है आपका कन्नौज हो गया। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्नाटक, बी कह रहा है हरियाणा, सी कह रहा है तमिलनाडु, और जो डी है वो कह रहा है उत्तर प्रदेश का। तो देखिए ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। जो स्वांग नृत्य है वो किसका, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। यहां पर क्या है, एक लोक नृत्य की कला है, कौन सा, स्वांग। तो यहां पर ऑप्शन यहां पर डी के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय को आपको बताना है कौन थे। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी नहीं, यहां पर गोखले। ठीक है, तो देखिए मैग्सेसे पुरस्कार, यहां पर बेटा देखिए जो पुरस्कार से संबंधित जो आपका यहां पर जो ये प्रश्न है वो आपका सामान्य जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, तो सामान्य जागरूकता में जैसे पुरस्कार हो गया, ठीक है, किसी बुक से रिलेटेड प्रश्न हो गया, किसने लिखा है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके सामान्य जागरूकता से संबंधित हैं। यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न आपके सामान्य जागरूकता से भी पूछे जाएंगे, तो इसी को ध्यान में रखकर ये सभी प्रश्न लिए गए हैं। तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, विनोबा भावे। अब देखिए जो मैग्सेसे पुरस्कार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि यदि आपसे पूछता है कि जो मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो देखिए फिलीपींस की सरकार के द्वारा ये मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 1957 में इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना, ठीक है, फिलीपींस की सरकार के द्वारा की गई है। आपसे पूछ सकता है कि देखिए जो पुरस्कार विजेता है, ठीक है, उसमें उसको क्या क्या मिलता है इसमें, तो देखिए $50,000 तक यहाँ पर उसको धनराशि दी जाती है, और इसके अलावा देखिए एक स्वर्ण पदक भी उसको दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले को। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बोल सकता है आपसे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो वो है रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार। हाँ, यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो तो मैं भूल ही गया। देखिए जो राष्ट्रपति थे रेमंड मैग्सेसे, उनकी क्या है स्मृति के रूप में इसको क्या है, इस पुरस्कार को चलाया गया था। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए यहाँ पर दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कथक, ऑप्शन बी कह रहा है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको दोस्तों इसको। देखिए दमयंती जोशी को कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा कथक। देखिए कथक से संबंधित कौन है, दमयंती जोशी जी। ठीक है, अब बात आती है देखिए दमयंती जोशी के संबंध में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण हम बिंदु यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए कथक जो आपका कथक केंद्र है, इसमें क्या है, निदेशक के रूप में इनको
रखा गया था, ठीक है, निदेशक रह चुकी हैं। और 1970 में देखिए दमयंती दोषी जी को 1970 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। 1968 में संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। बेटा बात करते हैं कुचिपुड़ी की। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा देखिए मोहिनीअट्टम की बात होती है तो केरल का देखिए शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करते हैं बेटा तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पूछा गया प्रश्न है ये। कह रहा है कि देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए कह रहा है राजगुरु, विट्ठल भाई पटेल, सी कह रहा है लाला लाजपत राय और डी कह रहा है सीआर दास की। तो देखिए यहां पर ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में सिर में लाठी लगने के कारण, ठीक है, सिर में लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये यहां पर पॉइंट याद रखिएगा। देखिए डायरेक्ट हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजन युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है कि सरस्वती नदी पर, बी कह रहा है दृश्यद्वती नदी पर या फिर पुरुषपेणी नदी पर, डी कह रहा है सुतुद्री नदी पर। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा, जो पुरुषपेणी नदी है जिसको हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका रावी नदी का आपसे पूछता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम क्या है, पुरुषपेणी है, ठीक है। तो रावी नदी के तट पर क्या है, आर्यों और अनार्यों के मध्य में, किसके मध्य में, आर्य थे और जो अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे उनके मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख याद रखना है आपको, क्योंकि यहां पर जो प्रश्न बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है आपसे कि जो 10 राजन जो युद्ध हुआ था वो, ठीक है, किस नदी पर हुआ था। तो एक तो प्रश्न यहां पर हो गया रावी नदी के तट पर हुआ था। दूसरा है आपसे पूछ सकता है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है। तो याद रखना है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो आपका 10 राजन युद्ध हुआ था उसका उल्लेख मिलता है देखने को, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि आपसे पूछता है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो वो है 3रे मंडल में। पूछता है आपसे कि सोमरस का उल्लेख किस मंडल में है, तो वो है आपके 9वें मंडल में। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत, कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है कि साहिर लुधियानवी के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सी कह रहा है सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा या फिर बहादुर शाह जफर के द्वारा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये प्रसिद्ध गीत की रचना की गई थी। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ नारे दिए गए हैं। देखिए यहां पर कुछ नारे से आपके यहां पर एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा, देखिए भगत सिंह के द्वारा दिया गया। देखिए यहां पर करो या मरो, हे राम हो गया, भारत छोड़ो, ये तीनों नारे किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको इन सभी नारों को याद एक बार पढ़ के जरूर जाना है। जैसे देखिए यहां पर एक है साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी को पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो देखिए पंचायती राज की बात आती है तो पंचायती राज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न कई बार बन चुके हैं। तो याद रखना है, देखिए राजस्थान के नागौर से यहां पर 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा, साथ में आपको डेट भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली आपको बताना है कि जो उत्तर भारत में है कौन सी शैली में वहां पर मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए नागर, बी कह रहा है बेसर, सी कह रहा है द्रविड़ और डी कह रहा है शिखर,
ठीक है। तो देखिए द्रविड़ शैली दक्षिण, तो देखिए जो भी दक्षिण के मंदिर हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं, द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। नागर की बात करते हैं तो देखिए उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वो किस शैली में बनाए जाते हैं, नागर शैली में। और जो मध्य भारत में बनाए जाते हैं वो किसमें, बेसर शैली में मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। जो नागर शैली के मंदिर हैं वो कहां पर देखने को मिलेंगे, आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था। देखिए कह रहा है कि देखिए जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल विभाजन के पीछे उनका एक मकसद कौन सा नहीं था। तो कह रहा है कि बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बी कह रहा है बांटो और शासन करो की नीति अपनाना, सी कह रहा है ब्रिटिश राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करना, और डी कह रहा है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो ऑप्शन यहां पर सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहां पर दिया था। ठीक है, आपको बताना है कि भगवान बुद्ध के द्वारा अपना सबसे पहले धर्म उपदेश कहां पर दिया गया था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है वहां पर, बिहार के बोधगया में, या फिर बिहार में नालंदा में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखें सबसे पहले हम आंसर जान लेते हैं, इसके बाद जो भी यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर या भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछने की ज्यादातर संभावना होगी उन सभी यहाँ पर पॉइंट पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म उपदेश की बात की गई है कि कहां पर सबसे पहले भगवान बुद्ध ने दिया था। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, अब भगवान बुद्ध से संबंधित देखिए यहां पर यदि आप पूछ सकता है आपसे कि भगवान बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। तो देखिए बोधगया, बिहार के बोधगया में भगवान को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछ सकता है आपको, देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बोधगया आपसे पूछ सकता है कि दिन कौन सा था। तो देखिए बैसाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, पूछ सकता है कि कौन से यहाँ पर वृक्ष के नीचे। तो देखिए जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नदी का नाम पूछ सकता है। तो देखिए निरंजना नदी के ठीक है तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज बस इतने ही प्रश्न। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि आपने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं क्योंकि एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए थे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आपको पढ़ाने का तरीका यहाँ पर जो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।